भाई लोग, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्राकृतिक आपदा के बारे में जो पलक झपकते ही सब कुछ तबाह कर सकती है, भूकंप। क्या आपको पता है कि हर साल दुनिया में 55,000 से ज्यादा भूकंप आते हैं? लेकिन सवाल ये है कि ये भूकंप आते क्यों हैं और कहां सबसे ज्यादा आते हैं? क्या कुछ जगहें ऐसी हैं जो भूकंप के हॉटस्पॉट हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। भूकंप के पीछे का साइंस क्या है, दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप कौन से हैं, और अगर कभी आप खुद को ऐसी स्थिति में पाएं तो क्या करना चाहिए, ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई, सबसे पहले समझते हैं कि ये भूकंप आते क्यों हैं। भूकंप का कारण जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम समझ सकते हैं कि हमें कैसे सुरक्षित रहना है। देखो, हमारी धरती अंदर से वैसी शांत नहीं है जैसी दिखती है। धरती के अंदर बहुत सारी गतिविधियां होती रहती हैं। धरती के अंदर कई सारी प्लेट्स हैं जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स धरती की सतह के नीचे होती हैं और हमेशा गतिशील रहती हैं। ये प्लेट्स हमेशा हिलती रहती हैं, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई स्लो मोशन डांस कर रहा हो। ये हिलना हमें महसूस नहीं होता, लेकिन ये लगातार चलता रहता है। कभी कभी ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, रगड़ती हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं। इस प्रक्रिया में बहुत ताकत लगती है। इस चक्कर में एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी भूकंप का रूप ले लेती है। ये एनर्जी सिस्मिक वेव्स के रूप में फैलती है। जहां ये प्लेट्स मिलती हैं उसे फॉल्ट लाइन कहते हैं और यहीं पर ज्यादातर भूकंप आते हैं। फॉल्ट लाइंस पर तनाव बहुत ज्यादा होता है। भूकंप कई तरह के होते हैं, टेक्टोनिक, ज्वालामुखीय और कभी कभी तो इंसानों की वजह से भी भूकंप आते हैं। हर प्रकार के भूकंप के अपने कारण और प्रभाव होते हैं। हाँ, तुमने सही सुना, ज्यादा खुदाई करना, ज्यादा पानी निकालना, ये सभी भूकंप का कारण बन सकता है। इंसानी गतिविधियां भी धरती को प्रभावित करती हैं, लेकिन सबसे कॉमन होते हैं टेक्टोनिक भूकंप। ये भूकंप धरती की प्लेट्स की गति के कारण होते हैं। अब भूकंप की तीव्रता नापी जाती है रिक्टर स्केल पर। रिक्टर स्केल से हमें पता चलता है कि भूकंप कितना शक्तिशाली था। 1 या 2 की तीव्रता वाला भूकंप तो तुम महसूस भी नहीं करोगे। ये छोटे भूकंप अक्सर हमें बिना किसी नुकसान के गुजर जाते हैं, लेकिन 7 या 8 की तीव्रता वाला भूकंप तबाही मचा देगा। ऐसे भूकंप बहुत खतरनाक होते हैं और बड़े पैमाने पर नुकसान कर सकते हैं। इमारतें गिर जाएंगी, जमीन फट जाएगी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागेंगे। ऐसे समय में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। धरती के अंदर बहुत गर्मी है। ये गर्मी धरती के कोर से आती है और प्लेट्स को हिलाने में मदद करती है। इस गर्मी की वजह से प्लेट्स के नीचे मौजूद मैग्मा घूमता रहता है और इसी घूमने की वजह से प्लेट्स भी हिलती रहती है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। तो भाई, ये था भूकंप का साइंस। अब तुम जान गए हो कि भूकंप कैसे आते हैं और इनके पीछे का विज्ञान क्या है। अब तुम समझ गए होंगे कि ये कैसे आते हैं। भूकंप के बारे में जानना हमें सुरक्षित रहने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप कहां आते हैं। ये जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाई, अगर हम दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो एक चीज साफ दिखाई देती है। ज्यादातर भूकंप एक खास इलाके में आते हैं। ये इलाके इतने खतरनाक हैं कि यहाँ हर साल हजारों भूकंप दर्ज होते हैं। इस इलाके को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ये नाम सुनते ही दिमाग में आग और भूकंप की तस्वीरें उभर आती हैं। ये रिंग ऑफ फायर असल में प्रशांत महासागर के चारों ओर एक घोड़े की नाल जैसा इलाका है, जहां दुनिया के लगभग 80% भूकंप आते हैं। ये इलाका इतना बड़ा है कि इसमें कई महाद्वीप शामिल हैं। 80% भाई, सोचो, ये आंकड़ा ही बताता है कि ये इलाका कितना खतरनाक है। इस रिंग ऑन ऑफ फायर में कई सारे देश आते हैं, जैसे कि जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका, कैलिफोर्निया, चिली और हमारा प्यारा भारत भी। इन देशों में भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। हाँ भाई, हिमालय पर्वत श्रृंखला भी इसी रिंग ऑन फायर का हिस्सा है, इसलिए यहाँ भी भूकंप का खतरा बना रहता है। हिमालय में भूकंप आने का मतलब है कि यहाँ के लोग हमेशा सतर्क रहते हैं। जापान तो भाई भूकंप का घर ही मान लो। यहाँ के लोग भूकंप के साथ जीना सीख चुके हैं। वहां हर साल इतने भूकंप आते हैं कि गिनती करना मुश्किल है, लेकिन जापानियों ने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। लेकिन जापान वाले भी कमाल के हैं। उन्होंने भूकंप से निपटने के लिए बेहतरीन तकनीक विकसित की है। उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि ज्यादातर भूकंपों का उन पर कोई असर नहीं होता। उनकी इमारतें इतनी मजबूत होती हैं कि भूकंप का झटका भी सहन कर लेती हैं। उनकी इमारतें भूकंपरोधी होती हैं और लोग भी जानते हैं कि भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए। यहाँ के लोग नियमित रूप से भूकंप सुरक्षा ड्रिल्स में भाग लेते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हर देश जापान जितना डेवलप नहीं है। कई देशों में भूकंप आने पर भारी तबाही होती है। नेपाल, इंडोनेशिया और भारत जैसे देशों में जब भी ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आता है तो बहुत तबाही होती है। इन देशों में भूकंप से निपटने के लिए उतनी अच्छी तैयारी नहीं होती।
अब सवाल यह है कि ये रिंग ऑफ फायर ही भूकंप का अड्डा क्यों है? आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो इसे इतना भूकंप प्रवण बनाता है? देखो, मैंने बताया था ना कि टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती रहती हैं। ये प्लेट्स लगातार एक दूसरे से टकराती रहती हैं। तो इस रिंग ऑन फायर के नीचे कई सारी प्लेट्स एक दूसरे से टकराती रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ये प्लेट्स जब भी हिलती है तो धरती कांप उठती है। भाई, अब तक हमने भूकंप के साइंस और उनके हॉटस्पॉट्स के बारे में बात कर ली। भूकंप कैसे आते हैं और किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आते हैं, ये सब हमने समझा। अब बारी है उन भूकंपों के बारे में जानने की जिन्होंने इतिहास में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। ये वो भूकंप हैं जिन्होंने न सिर्फ इमारतों को गिराया बल्कि लाखों जिंदगियों को भी प्रभावित किया। ये वो भूकंप थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इनकी तीव्रता और प्रभाव ने हर किसी को चौंका दिया। सबसे पहले बात करते हैं 1960 के चिली भूकंप की। ये भूकंप इतिहास के पन्नों में सबसे शक्तिशाली भूकंप के रूप में दर्ज है। भाई, ये कोई मामूली भूकंप नहीं था। इसकी तीव्रता और प्रभाव ने पूरे चिली को हिलाकर रख दिया था। ये था अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप, जिसकी तीव्रता थी 9.5। ये तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि इसे महसूस करने वाले लोग कभी नहीं भूल सकते। तुम सोच भी नहीं सकते कि इस भूकंप ने कितनी तबाही मचाई होगी। इमारतें गिर गईं, सड़कें टूट गईं और लोगों की जिंदगियां बदल गईं। पूरे चिल्ली में तबाही का मंजर था और सुनामी की लहरों ने तो और भी तबाही मचाई। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची थीं कि उन्होंने तटीय इलाकों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फिर आता है 2004 का हिंद महासागर सुनामी। इस भूकंप ने भी भारी तबाही मचाई थी। ये भूकंप भले ही चिल्ली वाले भूकंप जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत व्यापक था। लेकिन इसकी वजह से आई सुनामी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस सुनामी ने कई देशों को प्रभावित किया और लाखों लोगों की जान ली। भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, कई देशों में लाखों लोग इस सुनामी का शिकार हुए थे। इन देशों में तबाही का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया था। 2010 में हैती में आया भूकंप भी बहुत भयानक था। इस भूकंप ने हैती को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। भले ही इसकी तीव्रता 7 थी, लेकिन हैती जैसे गरीब देश के लिए यह बहुत ज्यादा थी। इस भूकंप ने हैती की कमजोर संरचना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस भूकंप में 2,30,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। इस भूकंप ने हैती की अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया और लाखों लोग बेघर हो गए थे। इस भूकंप के बाद हैती को पुनर्निर्माण में कई साल लग गए। 1923 में जापान में आया ग्रेट कांटो भूकंप भी बहुत विनाशकारी था। इस भूकंप ने जापान के बड़े शहरों को तहस नहस कर दिया था। इस भूकंप और उसके बाद लगी आग ने टोक्यो और योकोहामा जैसे बड़े शहरों को तहस नहस कर दिया था। आग ने भूकंप के बाद और भी ज्यादा तबाही मचाई। इस भूकंप में 1,40,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस भूकंप ने जापान की संरचना को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। भाई, हमने देखा कि रिंग ऑन ऑफ फायर में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील हैं। जापान तो भाई हमेशा से भूकंप झेलता आया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां भूकंप से होने वाला नुकसान दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि जापान ने भूकंप से निपटने के लिए बहुत तैयारी कर रखी है। वहां की इमारतें भूकंपरोधी होती हैं। लोगों को पता होता है कि भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए और सरकार भी तुरंत मदद के लिए तैयार रहती है। लेकिन नेपाल, तुर्की, इंडोनेशिया, ईरान और भारत जैसे देशों में स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ भूकंप आने पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसकी वजह है गरीबी, कमजोर इमारतें और जागरूकता की कमी। अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं? क्या हम बस बैठकर भूकंप आने का इंतजार करते रहेंगे? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। हमें खुद को और अपने परिवार को भूकंप से बचाने के लिए तैयार रहना होगा। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि भूकंप के दौरान और बाद में क्या करना चाहिए और कैसे हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहो। भाई, भूकंप एक ऐसी आपदा है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन अगर हम पहले से तैयार रहें तो हम अपने और अपने परिवार की जान बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि भूकंप के दौरान और बाद में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो घबराना नहीं है। आसान है कहना, मुश्किल है करना, है ना? लेकिन यकीन मानो, घबराहट में तुम कोई सही फैसला नहीं ले पाओगे। इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करो। अगर तुम घर के अंदर हो तो ड्रॉप, कवर, होल्ड तकनीक का इस्तेमाल करो। मतलब जमीन पर लेट जाओ, किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे छुप जाओ और उसे कसकर पकड़ लो। जब तक झटके बंद न हो जाएं, अपनी जगह से मत हिलना। अगर तुम बाहर हो तो किसी खुली जगह पर चले जाओ जहां इमारतें, पेड़ या बिजली के खंभे न हो। अगर तुम गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी रोक दो और अंदर ही बैठे रहो। भूकंप के बाद सावधानी से बाहर निकलो और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ।
ध्यान रखें कि आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं, इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। अपने घर में एक इमरजेंसी किट जरूर रखें, जिसमें पानी, खाना, टॉर्च, रेडियो, फर्स्ट एड किट और जरूरी दवाइयां हों। अपने परिवार के साथ एक इमरजेंसी प्लान भी बना लो, ताकि सबको पता हो कि क्या करना है। तो भाई, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि अब तुम समझ गए होंगे कि भूकंप क्यों आते हैं, कहां आते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। याद रखो, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है और हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम तैयारी करके खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। अब मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या तुमने कभी भूकंप महसूस किया है, और अगर हाँ, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या आप डरे हुए थे? क्या आप जानते थे कि क्या करना है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन को भी दबा देना, ताकि तुम्हें मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और